नमस्कार, मैं संदीप प्रीति आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं सैलिनिटी, यानी जिसे हिंदी में कहा जाता है लवणता। आप लोगों ने समंदर का पानी तो देखा ही होगा। समंदर का पानी जो है बहुत ज़्यादा खारा होता है, यानी बहुत ज़्यादा वो सॉल्टी होता है। आखिर समंदर का पानी इतना ज़्यादा सॉल्टी क्यों होता है? इसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स मिले होते हैं? और ऐसा नहीं कि समंदर का ही पानी केवल सॉल्टी होता है, कुछ ऐसी लेक्स भी होती हैं जिनका पानी क्या होता है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है। अब इनके पीछे वो कौन से फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से समंदर का जो पानी होता है ये सब जगह एक जैसा सॉल्टी नहीं होगा। यानी समंदर का पानी कहीं पर तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी होता है, कहीं पर थोड़ा सा मीडियम लेवल में सॉल्टी होता है, और कहीं पर तो ये इसमें सॉल्ट का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो आखिर वो क्या फैक्टर्स हैं, आखिर वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये वेरिएशन आता है? तो आज हम इन सारे पॉइंट्स को यहाँ पे वन बाय वन समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं इस तरीके से। सैलिनिटी, अगर हम सैलिनिटी या लवणता की हम बात करें तो सैलिनिटी का मतलब होता है कि समंदर का पानी कितना नमकीन है, या कितना उसमें खारापन है, या कितना उसमें सॉल्टीनेस है। यानी जितना समंदर का पानी नमकीन होगा, जितना उसमें खारापन होगा, वही उसका क्या होती है, सैलिनिटी होती है। अब हम दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये समझते हैं कि समंदर का जो ये पानी होता है आखिर ये सॉल्टी या ये नमकीन या ये खारा क्यों होता है? तो इसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि समंदर के पानी में बहुत सारे सॉल्ट्स मिले होते हैं। यानी एक हमारे जो ओशिनोग्राफर्स हैं जिनका नाम है डेटमार, तो डेटमार के अनुसार समंदर का जो पानी होता है उस पानी में लगभग 47 टाइप के सॉल्ट्स पाए जाते हैं। लेकिन हमें पूरे 47 सॉल्ट्स याद नहीं करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं। तो यहाँ पर मैंने इन सारे ही सॉल्ट्स के नाम लिखे हुए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने सोडियम क्लोराइड। अब जो सोडियम क्लोराइड होता है इसमें सॉल्ट का अमाउंट जो होता है 27.2 ग्राम होता है, लगभग 77.8%। दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड 3.8 ग्राम, यानी सी वाटर में ये सारे के सारे सॉल्ट्स क्या होते हैं, घुले हुए होते हैं। अब उन सॉल्ट्स में भाई लगभग डेटमार्क के अनुसार क्या है, लगभग सी वाटर में क्या होता है 47 टाइप के सॉल्ट्स मिले होते हैं। तो उन सॉल्ट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका होता है वो मैंने यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। यानी सबसे ऊपर हमने लिखा हुआ है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड में सॉल्ट का अमाउंट कितना होता है 27.2 ग्राम, जो लगभग 77.8% होता है। परसेंटेज में ये इतना होगा। दूसरा है मैग्नीशियम क्लोराइड, ये 3.8 ग्राम होता है। मैग्नीशियम सल्फेट 1.7 ग्राम और 4.7%। कैल्शियम सल्फेट 1.3 ग्राम और परसेंटेज में 3.6%। पोटेशियम सल्फेट 0.9 ग्राम एंड 2.5%। कैल्शियम कार्बोनेट 0.12 ग्राम और 0.3%। मैग्नीशियम ब्रोमाइड 0.07 ग्राम यानी 0.2%। तो ये तमाम वो सारे के सारे सॉल्ट्स हैं जो समंदर के पानी में मिले होते हैं, जिनकी वजह से समंदर का पानी इतना सॉल्टी या इतना नमकीन होता है। तो एग्जाम में बहुत बार वो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछता है कि भाई ये बताइए कि सी वाटर में सबसे ज़्यादा सॉल्ट का अमाउंट किस में पाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और बहुत बार वो क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेता है, वो 4-5 सॉल्ट के नाम दे देगा और उनको अरेंज करो उनके अमाउंट के हिसाब से, तो डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो मैंने जो ऑर्डर बनाया हुआ है सबसे ज़्यादा अमाउंट वाला सबसे पहले है, यानी ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक, तो परसेंटेज में और कितना अमाउंट वहां पर होगा दोनों ही मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। आइए अब हम देखते हैं जो सैलिनिटी होती है या जो समंदर की लवणता होती है इसको कैसे मेजर किया जाता है। तो समंदर की जो लवणता होती है उसको मेजर करने के लिए हम यहाँ पर PPT लिखते हैं। PPT का मतलब होता है पार्ट पर थाउजेंड।
पार्ट पर थाउजेंड का मतलब ये हुआ जैसे जो समंदर की जो औसत लवणता या जो समंदर की एवरेज सैलिनिटी होती है वो 35 ग्राम होती है, 35 ग्राम। तो 35 ग्राम ऑब्लिक 1000 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ कि जो समंदर का अगर मैं 1000 ग्राम पानी लूँ तो उस 1000 ग्राम पानी में जो नमक की मात्रा होगी यानी जो सॉल्ट की मात्रा होगी वो 35 ग्राम होती है। तो जनरली एग्ज़ाम में वो ऐसे लिख के दे देगा कि भाई सी की जो एवरेज सैलिनिटी होती है वो 35 ग्राम पीपीटी, इस तरह से लिख के दे देगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई जो डेड सी है, डेड सी की सैलिनिटी होती है 238 ग्राम, इसका मतलब ये हुआ अगर मैं डेड सी से 1000 ग्राम पानी लूँ तो उस पानी में सॉल्ट का अमाउंट 238 ग्राम होगा। तो आई थिंक आपको सैलिनिटी को कैसे मेजर किया जाता है अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी। यानी मैंने अभी आपसे कहा था कि समंदर का पानी तो नमकीन होता है, लेकिन समंदर का जो पानी होता है वो नमकीन, उसमें सॉल्ट जो होते हैं उन सॉल्ट की वजह से होता है। लेकिन समंदर का पानी सब जगह एक जैसा खारा नहीं होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि समंदर का पानी कुछ जगहों पर तो कम सॉल्टी होता है, कुछ जगहों पर वो ज़्यादा सॉल्टी होता है और कुछ जगहों पर वो एवरेज रहता है। तो इस तरह का वेरिएशन क्यों आता है, आइए हम समझते हैं उन फैक्टर्स को जिन फैक्टर्स की वजह से सैलिनिटी समंदर की कम होती है और ज़्यादा होती है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे पहले फैक्टर की, तो जो पहला फैक्टर होता है हमारा यहाँ पे, पहला फैक्टर हमारा जो होगा यहाँ पे वो होता है सप्लाई ऑफ प्योर वाटर, सप्लाई ऑफ प्योर वाटर, सप्लाई ऑफ प्योर वाटर। दूसरा जो फैक्टर होता है यहाँ पर वो होता है इवोपोरेशन, यानी वाष्पीकरण जिसे कहा जाता है, इवेपोरेशन, इवोपोरेशन। और तीसरा जो फैक्टर हमारा यहाँ पर होता है उसे कहा जाता है ओसनिक करंट, यानी समुद्री जलधाराएं, ओसनिक करंट, ओसनिक करंट। ठीक, तो यहाँ पर वनडे के लिए क्वेश्चन, अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर प्रश्न तैयार हो जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि भाई समंदर में जो सैलिनिटी होती है वो किन किन फैक्टरों के द्वारा प्रभावित होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई सप्लाई ऑफ प्योर वाटर, इवोपोरेशन एंड ओसनिक करंट्स। अब आइए हम इनको समझते हैं वन बाय वन, किस तरह से ये सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्योर वाटर। जब हम प्योर वाटर की बात करते हैं या फ्रेश वाटर की बात करते हैं तो जो प्योर वाटर होता है उसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। तो जिन सागरों में प्योर वाटर की सप्लाई ज़्यादा होती है तो वहाँ पर सैलिनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और यही कारण है नदियों के मुहाने पर, मुहाने का मतलब ये होता है जहाँ पर नदियाँ समंदर में मिलती है, तो नदियों के मुहाने पर समंदर में सॉल्ट का अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि वहाँ पर लगातार फ्रेश वाटर सप्लाई हो रहा होता है। इसके अलावा पोल के आसपास सैलिनिटी क्या होती है, कम होती है। पोल का मतलब आप ये देखिए यहाँ पे इधर की तरफ, जैसे ये वाला हिस्सा है आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ भी सैलिनिटी कम होती है क्योंकि यहाँ पर बर्फ़ पिघल रही होती है और बर्फ़ पिघलने के कारण जो प्योर वाटर की सप्लाई होती है वो होती है ज़्यादा, जिस वजह से यहाँ भी सैलिनिटी क्या होती है, कम होती है। तो हमने बस इतना सा याद रखना है कि जहाँ पर प्योर वाटर सप्लाई होता है वहाँ पे डेफिनेटली सैलिनिटी क्या होगी, समंदर में कम होगी। दूसरा फैक्टर होता है इवोपोरेशन। देखो इवोपोरेशन और सैलिनिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। इसका ये मतलब हुआ अगर इवोपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी, इवोपोरेशन कम होगा तो सैलिनिटी कम हो जाती है। यानी जिन जगहों पर वाष्पीकरण ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या होती है, सैलिनिटी बढ़ जाती है, और जहाँ पे इवोपोरेशन कम होगा यानी वाष्पीकरण कम होगा वहाँ पे सैलिनिटी क्या होती है, कम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं ओसनिक करंट्स। अब जो ओसनिक करंट्स होती हैं यानी समुद्री जलधाराएं,
समंदर में बेसिकली दो तरह की जलधाराएं होती हैं। एक जलधारा जिसे हम गर्म जलधारा बोलते हैं और दूसरी होती है ठंडी जलधारा यानी कोल्ड ओशनिक करंट और वार्म ओशनिक करंट। अब जो गर्म जलधाराएं होती हैं ये इक्वेटर से पोल की तरफ चलती हैं और ठंडी जलधाराएं पोल से इक्वेटर की तरफ चलती हैं। जो गर्म जलधाराएं होती हैं यानी जो इक्वेटर से पोल की तरफ चलती हैं तो इक्वेटर के आसपास भाई सॉल्ट का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जो गर्म जलधाराएं होंगी वो अपने साथ में सॉल्टी वाटर लेकर चलती हैं। अब जिन जिन जगहों से ये ओशनिक करंट जाएगी वो उसके आसपास जो सी होगा ना वहाँ उसकी सैलिनिटी यानी उसकी लवणता को बढ़ा देता है। ठीक इसका उल्टा जो ओशनिक करंट पोल से इक्वेटर की तरफ आती हैं यानी इधर पोल से इक्वेटर की तरफ आप इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे, यानी जो धाराएं यानी जो ओशनिक करंट्स पोल से और इक्वेटर की तरफ आती हैं उनका नेचर ठंडा होता है और वो अपने साथ में फ्रेश वाटर लेकर आती है। क्योंकि आइस पिघल रही होती है तो उस पानी में फ्रेश वाटर का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जहाँ जहाँ से होकर ये जलधाराएं जाती हैं ये वहाँ क्या करती हैं, सैलिनिटी को कम कर देती हैं। इस तरह से जो समुद्री जलधाराएं होती हैं वो सैलिनिटी को प्रभावित करती हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। इसका ये मतलब होता है कि भाई जब हम सैलिनिटी की बात करते हैं तो एक तो ओपन सी होते हैं। ओपन सी का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे समंदर जो कहीं से भी क्लोज्ड नहीं होते हैं। जैसे आप इस ग्लोब में देख सकते हैं यहाँ पे ओपन सी कौन से होंगे, जैसे हम बात करते हैं प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन की। देखो ये पूरा पैसिफिक ओशन फैला हुआ है, ये कहीं से भी क्लोज नहीं, चारों तरफ से ये ओपन है। ऐसे अटलांटिक ओशन हो गया आपका, ये भी कैसा है, ओपन सी है। इसके अलावा हमारा इंडियन ओशन हो गया, ये भी क्या आपका ओपन सी है। आर्कटिक ओशन हो गया, ये भी पूरा ओपन सी है। तो जब हम ओपन सी की हम बात करेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हम यही देखते हैं कि ओपन सी में सैलिनिटी में किस तरह का वेरिएशन होगा। इसके बाद हम देखेंगे जो पार्शियली इनक्लोज्ड होते हैं। पार्शियली इनक्लोज का मतलब ये होता है यानी ऐसे सी जो तीन साइड से तो बंद होते हैं और एक साइड से ओपन होते हैं। इसके एग्जांपल जैसे आपका मेडिटेरियन सी जिसको हम भूमध्य सागर बोलते हैं, रेड सी जिसको हम लाल सागर कहा जाता है, इसके अलावा बे ऑफ पर्सिया जिसको हम फारस की खाड़ी बोलते हैं, इसके अलावा ब्लैक सी हो गया। तो ये कुछ ऐसे सी हैं जो पार्शियली इनक्लोज्ड हैं, जो तीन साइड से तो बंद हैं, एक साइड से ओपन है। इसके अलावा कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जो पूरी तरह से इनक्लोज्ड होती है। पूरी तरह से मतलब क्या होती है वो, यानी क्लोज्ड होती है और जिनमें पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो इन सब जगहों पर सैलिनिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किस तरह से डिफरेंट होगा। तो आइए हम उसको समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओपन सी में सैलिनिटी में किस प्रकार से वेरिएशन आता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे, ये आपके सामने ग्लोब है और इस ग्लोब में जब मैं ओपन सी की बात कर रहा हूँ तो ओपन सी का मतलब आपके दिमाग के अंदर पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन आपके दिमाग में आना चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे इस ओपन सी में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर हम इस ग्लोब में देखें तो अगर हम इस ओपन सी की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सैलिनिटी होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी जिसको हिंदी में कर्क रेखा बोला जाता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा या लैटिट्यूड। इसी तरीके से जो 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा होती है जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके आसपास यानी अगर कुल मिला के मैं इस तरह से बोलूँ कि 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा से लेके और 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा के बीच में, इसी तरह से इस सदर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा से लेके 40 डिग्री अक्षांश रेखा के बीच में समंदर में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी पाई जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि समंदर का पानी वहाँ पर सबसे ज़्यादा खारा होता है। उसके बाद
सेकंड नंबर पे जो समंदर का पानी सबसे ज़्यादा खारा होगा वो इक्वेटर के पास में होता है। और सबसे कम जो सैलिनिटी समंदर में पाई जाती है वो पोल पे पाई जाती है, पोल के आसपास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आसपास समंदर में सैलिनिटी सबसे कम पाई जाती है। अब आइए समझते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न पर क्या होता है कि भाई वहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। हालांकि गर्मी ज़्यादा तो इक्वेटर पर होती है, लेकिन अभी हम समझेंगे ऐसा वेरिएशन क्यों आएगा यहाँ पे। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और कैप्रिकॉर्न पर गर्मी तेज होती है। गर्मी तेज होने के साथ साथ यहाँ पर एटमॉस्फेयर में यानी आसमान में क्लाउड्स नहीं होते हैं। तो क्लाउड्स नहीं होते हैं, दूसरा वहाँ पर जो हवा होती है, हवा कैसी होती है, ड्राई एयर होती है, शुष्क हवा होती है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पर जो सन की रेज होती हैं, तो सन की रेज जब डायरेक्टली समंदर पे पड़ेंगी तो वहाँ पर उनमें हॉटनेस ज़्यादा होती है, यानी गर्मी ज़्यादा होती है, और इसकी वजह से वहाँ पर क्या होता है, एवोपोरेशन ज़्यादा होता है। अब एवोपोरेशन ज़्यादा होगा, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न के आसपास वहाँ पर फ्रेश वाटर की सप्लाई भी कम होती है। तो जिस वजह से इस रीजन में सबसे ज़्यादा समंदर में सैलिनिटी पाई जाती है। वहीं हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर में क्या होता है, गर्मी तो सबसे ज़्यादा होती है, यानी सबसे ज़्यादा हीट भी यहीं पर पड़ती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। रेनफॉल जब यहाँ ज़्यादा होगा तो यहाँ आसमान में अधिकतर क्या होता है, क्लाउड्स लगे होते हैं। क्लाउड्स की वजह से क्या होता है कि जब सन की रे आएंगी तो वो जो हॉटनेस, उनको समंदर में जो हॉटनेस आनी चाहिए उतनी हॉटनेस नहीं आ पाती। उसका कारण क्या होता है, भाई क्लाउड से होकर आएंगी तो थोड़ा बहुत उनके जो हीटिंग इफेक्ट होगा उस पर फर्क पड़ जाएगा, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे एवोपोरेशन तो होगा, साथ साथ यहाँ पर हवा क्या होती है, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो जिस वजह से क्या होती है कि जो सन की रेज होती हैं उनमें हॉटनेस थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर हॉटनेस कम होगी तो एवोपोरेशन भी क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो जिस वजह से क्या होता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक और कैप्रिकॉर्न के कंपैरिजन में इक्वेटर में क्या होती है, एवोपोरेशन कम होगा। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के कंपैरिजन में इक्वेटर में क्या होगा, सैलिनिटी कम हो जाती है, क्योंकि इवोपोरेशन कम हो रहा है। तो यही वजह होती है कि इक्वेटर पे गर्मी तो ज़्यादा होती है लेकिन जो सैलिनिटी होती है यहाँ पर वो कम होती है। तीसरा है हमारा पोल पे, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास जो सैलिनिटी होती है वो सबसे कम होती है। उसके पीछे कारण ये होता है, एक तो नॉर्थ पोल साउथ पोल पर क्या होता है, यहाँ पे सन की जो रेज होती हैं वो बहुत टिल्टेड होके आती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे एवोपोरेशन बहुत ज़्यादा कम होता है। एवोपोरेशन कम होगा तो डेफिनेटली सैलिनिटी कम होगी। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पर जो बर्फ़ पिघल रही होती है, उस बर्फ़ के पिघलने से वहाँ पर समंदर में लगातार फ्रेश वाटर पानी आ रहा होता है। तो लगातार फ्रेश वाटर पानी के सप्लाई की वजह से भी वहाँ पे क्या होती है, सैलिनिटी सबसे ज़्यादा कम हो जाती है। तो आई थिंक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ओपन सी में जो सैलिनिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इस तरह से होता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास ये बन जाता है कि भाई हमारे पास जो 4 महासागर हैं, अटलांटिक, पैसिफिक, इंडियन और आर्कटिक, इनमें से सबसे ज़्यादा सैलिनिटी किसकी होगी? तो सही आंसर आपका हो जाएगा अटलांटिक ओशन की। यानी अटलांटिक ओशन की सैलिनिटी सबसे ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि 20 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा से लेके और 40 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा के बीच में, इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में 20 डिग्री साउथ से लेके 40 डिग्री साउथ अक्षांश रेखा के बीच में समंदर में सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है, और इस रीजन में लाई करता है अटलांटिक ओशन। तो जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है अटलांटिक ओशन की। उसके बाद अगर सबसे कम सैलिनिटी की हम बात कर रहे हैं इन महासागरों में, तो आर्कटिक सी की जो सैलिनिटी होगी वो सबसे ज़्यादा
कम होती है। बात करेंगे पार्शली इनक्लोज्ड सी, यानी जो पार्शली इनक्लोज सी होते हैं, जैसे आपका मेडिटेरियन सी हो गया, रेड सी हो गया, ब्लैक सी हो गया, बे ऑफ पर्सिया हो गया, बोथिनिया की बे हो गई, इसके अलावा ब्लैक सी हो गया, आपका बाल्टिक सी हो गया। तो इन सब ये सारे के सारे जो हमारे सी हैं ये पार्शली इनक्लोज्ड हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर सैलिनिटी में किस तरह का वेरिएशन पाया जाता है। अगर यहाँ पर हम देखें, ये है मेडिटेरियन सी, रेड सी और बे ऑफ पर्सिया। तो यहाँ पे जो एवरेज जो सैलिनिटी होती है 37 डिग्री से लेके और 41 ग्राम के आसपास होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें यहाँ पे ब्लैक सी की, तो ब्लैक सी में जो सैलिनिटी होती है वो 18 ग्राम के आसपास हो। ब्लैक सी है, यहाँ पर यूरोप की कुछ नदियाँ गिरती हैं, जैसे आपका डेन्यूब रिवर हो गया, नीपर रिवर हो गई और डॉन नदी हो गई। तो ये जो रिवर्स होती है अपने साथ फ्रेश वाटर लेकर आती है। अगला है यहाँ पे हमारा बाल्टिक सी। बाल्टिक सी में तो सैलिनिटी और भी कम है, यहाँ पर 11 ग्राम के आसपास, यानी 11 ग्राम के आसपास इसकी सैलिनिटी है। इसका कारण क्या है कि जो बाल्टिक सी है इसके आसपास स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का मतलब क्या होता है, जैसा आपका फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, नॉर्वे हो गया। तो इसके आसपास जो पहाड़ियाँ होती हैं उन पहाड़ियों में क्या होता है, बर्फ़ होती है, लगातार वो बर्फ़ पिघल रही होती है, जिस वजह से लगातार बाल्टिक सी में फ्रेश वाटर मिल रहा होता है। दूसरा, टेम्परेचर भी वहाँ पर कम होता है क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड्स पर आते हैं, तो जिस वजह से इवोपोरेशन भी कम होता है और यही वजह है कि बाल्टिक सी में जो सैलिनिटी होती है वो कम होती है। इसके अलावा बे ऑफ बोथनिया की हम बात करें तो यहाँ पे तो सैलिनिटी सबसे ज़्यादा कम होती है, यहाँ पे लगभग 2 ग्राम के आसपास है। या इसका मतलब ये हुआ, इसका भी रीज़न वही है क्योंकि स्कैंडिनेवियन जो वहाँ पे हिल्स हैं उन पहाड़ियों से लगातार बर्फीला पानी इस बे में गिर रहा होता है, जिससे यहाँ की सैलिनिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और लास्ट में हम देखते हैं यहाँ पर सैलिनिटी ऑफ इनक्लोज्ड सी एंड लेक, यानी कुछ ऐसी लेक्स होती हैं जो पूरी तरह से इनक्लोज्ड होती हैं, यानी जहाँ पर पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं होती है। तो ऐसी लेक्स में जो सैलिनिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके पीछे कारण क्या है, एक तो यहाँ पे एवोपोरेशन ज़्यादा होता है, दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्रेश वाटर की सप्लाई होती है वो बिल्कुल ना के बराबर होती है, जिस वजह से इस तरह की जो लेक्स होती हैं वहाँ पर सैलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें संसार की कुछ सबसे ज़्यादा सॉल्टी लेक्स को, तो नंबर 1 पर आता है लेक वॉन। लेक वॉन जो कि टर्की में है और इसकी जो सैलिनिटी है वो 330 ग्राम है। यानी अगर मैं लेक वॉन का 1000 ग्राम पानी लूँ तो उस 1000 ग्राम पानी में 330 ग्राम क्या होगा, सॉल्ट होगा। सेकंड नंबर पे नाम आता है डेड सी का। डेड सी की जो कि जॉर्डन में है और इसकी सैलिनिटी 238 ग्राम है। इसके बाद नाम आता है ग्रेट सॉल्ट लेक का। ग्रेट सॉल्ट लेक जो कि यूएसए में है, इसकी जो सैलिनिटी है वो 220 ग्राम है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में जो सबसे सॉल्टी लेक है उसका नाम है सांबर लेक, और सांबर लेक जो कि राजस्थान में है। तो इस तरह से हमने ये वाला टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिया है। आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं फिर हम एक और नए टॉपिक के साथ में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें।